हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 003। इसे भारत लोकतंत्र और विकास भी कहते हैं। ठीक है, MPS 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं इसमें कराऊंगी, ये सीरीज वाइज कराऊंगी। अभी इसका फर्स्ट पार्ट है और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते जाएंगे वो पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा आते जाएंगे। ठीक है, तो आप बस ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप पास अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र के कार्य में दबाव समूह की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र में दबाव समूह की क्या भूमिका है? लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका प्रारंभ में मतलब शुरुआत में दबाव समूह को अनैतिक संगठन मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लोकतांत्रिक धारणा में दबाव समूह का कोई विशेष स्थान नहीं था। ठीक है, पहले लोकतांत्रिक धारणा में दबाव समूह का कोई विशेष स्थान नहीं था, परंतु धीरे धीरे दबाव समूह की स्थिति में परिवर्तन आया। ठीक है, परंतु धीरे धीरे बाद में दबाव समूह की स्थिति में परिवर्तन आया है। राजनीतिक व्यवस्था में अब दबाव समूह के महत्व को समझा जाने लगा और इसे राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य मान लिया गया। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ। वर्तमान समय में लगभग सभी पक्षों द्वारा इसके अस्तित्व को अपना लिया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह केवल आवश्यक ही नहीं वरन वांछनीय भी है। दबाव समूह मतदाताओं को शिक्षित और सूचित भी करते हैं और इस प्रकार से वे राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है सॉरी गाइस। लोकतंत्र की सफलता दबाव समूह के निष्पक्ष कार्य संचालन पर निर्भर करती है। यदि दबाव समूह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य सिद्धि का प्रयास करता है तो लोकतंत्र सफल माना जाता है। कहा जाता है कि दुर्लभ राजनीतिक दल दबाव समूह के विकास में सहायक होते हैं, जबकि शक्तिशाली राजनीतिक दल दबाव समूह को निर्मित नहीं होने देते। परंतु ऐसी स्थिति भारत में लागू नहीं होती। यहाँ ना तो कोई राजनीतिक दल शक्तिशाली है और ना ही कोई दबाव समूह, क्योंकि भारत में मुख्य दबाव समूह का निर्माण स्वयं राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है और ये दबाव समूह मुख्यतः राजनीतिक दलों के माध्यम से ही सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, इसकी भूमिका देखते हैं। शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह। ठीक है, प्रत्येक देश में सरकार तथा शासन के पास आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोतों के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं तथा सरकार को अपनी समस्याओं से परिचित कराते हैं। समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना दबाव समूह के अस्तित्व से एक लाभ ये भी है कि विभिन्न हितों के बीच संतुलित कायम रहता है। व्यक्ति और सरकार के बीच संचार का साधन। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह व्यक्तिगत हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। दबाव समूह व्यक्ति और सरकार के बीच संचार साधन का काम करता है। शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह का अस्तित्व वर्तमान समय में एक ऐसी संस्था के रूप में है जिनके पास संगठन की दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है। वे स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सकते हैं। शासन की निरंकुशता को सीमित करना। प्रत्येक शासन व्यवस्था में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समूची शक्तियाँ सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं। ठीक है, जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन। दबाव समूहों को प्रजातंत्र की अभिव्यक्ति का गठन माना जाता है। प्रजातंत्र की आवश्यकता के लिए जनमत तैयार करना आवश्यक है, जिससे विशेष नीतियों का समर्थन अथवा विरोध कर सके। विभिन्न देशों में दबाव समूह विभिन्न तरीके से अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। जनता को शिक्षित करता है, आंकड़े इकट्ठे करना, निर्माताओं के पास सूचनाएं पहुंचाना आदि अनेक कार्य करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग बन गया है। ठीक है, दबाव समूह आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग बन गया है।
विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषता तथा महत्व के कारण ये समूह विधि निर्माणकर्ता समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। ठीक है, उन्हें मतलब उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, यही सारी चीज़ उसमें। इसका परामर्श उन्हें मार्गदर्शन दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे इस तरीके से करना है। इनका परामर्श तथा सहायता दोनों ही इनकी उपयोगी होती है कि उन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाने लगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये पॉइंट वाइज आप रीड कर लोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वस्तुत दबाव समूह को लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम दिया जाने लगा। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम दिया जाने लगा और इन्हें प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्राणवायु कहा जा सकता है। दबाव समूह के जो अवगुण बताए गए हैं वे अधिकांश सैद्धांतिक ही है। वस्तुत दबाव समूह को प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय हितों में बाधक या सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने वाला संगठन नहीं माना जा सकता। विभिन्न दबाव समूहों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है और उससे दबाव समूह की संकीर्णता समाप्त होकर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखने वाला व्यापक दृष्टिकोण तैयार होता है। ठीक है, वास्तव में दबाव समूह उस आधार पर निर्माण करता है जिसके बल पर लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रीय एकता को प्राप्त किया जा सकता है। दबाव समूह के बिना जनता और शासन के बीच संपर्क सूत्रों का अभाव हो जाएगा तथा यह स्थिति लोकतांत्रिक संस्कृति और राष्ट्रीय हित तथा एकता के लिए घातक होगी। दबाव समूह ने राजनीतिक व्यवस्था की एक अनिवार्य स्थिति प्राप्त कर ली है और लोवेल के शब्दों को कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाते हुए कहा जा सकता है कि दबाव समूह अच्छे हैं या बुरे। इस प्रसंग में सूचना एकत्रित करना वैसा ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। ठीक है, अतः भारतीय राजनीति में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उपरोक्त दबाव समूह की भूमिका के विश्लेषण के पश्चात ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित कर अपने समूह के विशिष्ट हितों की पूर्ति को समावेश सफलता प्राप्त की है और अपने अपने समूह के हितों को सिद्ध करने के प्रयास में राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में सदन स्थापित करके भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। ठीक है, ये सारा आप रीड कर लोगे ना, पोज कर करके अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में। भारतीय राजनीति पर श्रमिक वर्ग आंदोलन का प्रभाव की चर्चा की थी। भारतीय राजनीति पर श्रमिक वर्ग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलन के जो कार्यकलाप की जो विधि जो है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला चरण 1850 से 1890 तक, 1890 से 1918 तक और तीसरा था 1918 से 1997 तक तथा अंतिम चरण था स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद का। ठीक है, भारतीय राजनीति पर श्रमिक वर्ग आंदोलन का प्रभाव। स्वतंत्रता के बाद श्रमिकों की ऊंची आशाएं चूर चूर हो गई। बेहतर मजदूरी व अन्य सेवाएं शर्तों के सम्मुख शायद ही कोई सुधार हुआ हो। 3 केंद्रीय श्रमिक संघ संगठनों का जन्म हुआ। कांग्रेस पार्टी द्वारा आरंभ की गई भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस इंटक का जन्म 1947 में हुआ। 1948 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने हिंद मजदूर सभा HMS की शुरुआत की। ठीक है, जो उनके पास पहले ही था उसे कायम रखने के लिए भी श्रमिकों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, जो उनके पास पहले से भी जो था उसे कायम रखने के लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, राजनीति पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कौन कौन से संगठन बने, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, वो आप चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं रीड कर रही हूँ, आप समझ लेना पढ़ के। हड़तालों की बहुत ईजी लैंग्वेज में, हड़तालों के सिलसिले ने देश को हिलाकर रख दिया। 1947 में सबसे अधिक संख्या में हड़तालें हुई। ठीक है, 1947 में सबसे अधिक हड़तालें हुई तथा 1811 में हड़तालें जिनमें 1840,000 श्रमिक शामिल थे। ठीक है, हड़तालों और गवाए गए श्रम दिवसों की संख्या ने पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब सारे जितने भी रिकॉर्ड थे पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 50 के दशक में इसमें कमी आई, 50 के दशक में इसमें कमी आई, परंतु 60-70 के दशक में हड़तालों व तालाबंदियों की संख्या फिर से बढ़ी। ठीक है, 60 और 70 के दशक में फिर से बढ़ गई, 50 के दशक में कमी आई थी। 1947 में कुछ उग्र उन्मूलनवादियों ने संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस बनाई। ठीक है,
1947 में। 1964 के बाद जब भारतीय कम्युनिस्टिक पार्टी में विभाजन हुआ, जब 1964 में भारतीय कम्युनिस्टिक पार्टी का विभाजन हुआ और भारतीय कम्युनिस्टिक पार्टी मार्क्सवाद का जन्म हुआ। इसी प्रकार एटक नियंत्रित कम्युनिस्टों में फूट पड़ी और 1970 में भारतीय श्रमिक संघ केंद्र सीटू का जन्म हुआ। वे भाकपा और माकपा से संबंध है। ठीक है। 1994 में मुख्य श्रम आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम आंकड़ों के अनुसार भाजपा से संबंधित भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने कुल 31.17 लाख श्रमिकों की सदस्यता अर्जित कर सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित किया। कांग्रेस से संबंधित एक निकाय इंटक ने कुल सदस्य जनसंख्या 27.06 लाख के साथ दूसरा स्थान बनाया। ठीक है, दूसरा स्थान इसका था और तीसरा स्थान है माकपा से संबंधित। सीटू के पास कुल सदस्य संख्या 17.98 लाख के साथ चौथा स्थान एचएमएस के पास है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस से संबंधित इंटक का प्रभाव कमज़ोर हुआ लगता है। ठीक है, सबके देखने के बाद इंटक का प्रभाव कम लगता है। साथ ही सीटू, एचएमएस और एटक जैसे संगठनों का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, इन संगठनों का प्रभाव बढ़ा है एचएमएस के। 60 के दशक की एक और उल्लेखनीय घटना थी। मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और ऑल इंडिया मुनेत्र कड़गम एआईडीएमके जैसे क्षेत्रीय दलों के श्रमिक संघों का उदय हुआ। ठीक है, इनका उदय हुआ। विश्व सेना का जन्म मुंबई में हुआ। 1967 में बम्बई में हुआ। इसमें शीघ्र ही भारतीय कारागार सेना के नाम से अपना श्रमिक संघ खड़ा कर लिया। सामान्यतः ये माना जाता है कि श्रमिक संघों में कम्युनिस्टिक वादियों और समाजवादियों के प्रबल प्रभाव का सामना करने के लिए बम्बई पुणे कटिबंध में शिवसेना औद्योगिक घराने का समर्थन प्राप्त था। वे इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हुए और उसके श्रमिक संघों ने 70 के दशक तथा मध्य तक बम्बई क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर लिया। ठीक है, 70 उसके बीच में मुंबई में अपना वर्चस्व कायम कर लिया। 1975 में जब अपस्थिति लागू की गई उसने अपनी युवित्सा का जोश कम करने से इनकार कर दिया। उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तब वह एक कांग्रेस विधायक था। 1977 में जब आपात स्थिति उठा ली गई, जेल से बाहर आने के बाद वह और भी मशहूर हो गया। 70 के दशक में वह बम्बई पुणे कटिबंध में सर्वाधिक सशक्त श्रमिक संघ का नेता बन गया। ठीक है, वर्ष 1978 में महाराष्ट्रीय गिरनी कामगार यूनियन MGKU नामक एक स्वतंत्र संघ स्थापित करने के लिए उसने कांग्रेस एवं इंटक दोनों को छोड़ दिया और अपनी हत्या किए जाने तक वे बम्बई में सर्वाधिक प्रभावशाली श्रमिक संघ नेताओं में एक रहा। ठीक है, जब तक उसकी हत्या नहीं थी वो सर्वाधिक प्रभावशाली श्रमिक संघ नेताओं में से एक था। अब राजनीति में सैन्य दलों की क्या भूमिका है उसकी चर्चा कीजिए। भारतीय संदर्भ में आप इसे कैसे देखते हैं। ठीक है, भारत तृतीय विश्व का देश होने के कारण एक स्थायी राजनीतिक लोकतंत्र है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश है। उत्तरकालीन उपनिवेशी भारत में सैनिक तथा असैनिक संबंध तृतीय विश्व में कुछ आदर्श के रूप में रहे हैं, जिससे सैनिक क्षमता में अत्यधिक उपनिवेशी इतिहास से सैनिक तथा असैनिक प्राधिकारियों के बीच पर्याप्त तनाव का पता चलता है तथा इस अवधि के दौरान नीतिगत बहसें भारतीय जीवन में सेना की उचित भूमिका पर एक विवादग्रस्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ठीक है, सैनिक तथा असैनिक संबंध प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के समय से विकसित हुए थे। सैनिक और असैनिक संबंध कब विकसित हुए थे? प्रधानमंत्री नेहरू के समय में। उसने समाज के आर्थिक और मानव विकास को
अधिक प्राथमिकता दी। ठीक है, समाज के आर्थिक विकास और मानव विकास को अधिक महत्वता दी। उसने प्रभावी विदेश नीति के माध्यम से भारत के रिश्ते अधिकांश विदेशी राष्ट्रों के साथ बनाए रखे। उनका रक्षा मंत्री VKM मेनन इन संबंधों को दस्तापूर्ण ढंग से चलाने में निपुण था। मेनन नेहरू काल में सेना के असैनिक नियंत्रण का प्रतीक तथा सेना के पेशागत कारोबार में राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रतीक बन गया। 1962 का भारत चीन युद्ध भारतीय सेना के लिए स्पष्ट पंडाल के समान था। भारत सरकार ने भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, चाहे वह हथियारों की आपूर्ति हो अथवा गोला बारूद अथवा सैनिक कर्मियों का प्रशिक्षण, आरंभ कर दिया था। ठीक है, 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था, तथा भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों के साथ रक्षा संबंध स्थापित किए हैं। इसकी सैनिक प्रक्रिया बांग्लादेश के सजन समय पूर्ववर्ती स्थिति में उस समय पहुंची जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी। भारतीय सेना ने रक्षा नीति बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, भारत 1974 में परमाणु बम के विस्फोट के साथ नाभिकीय क्लब का छठा सदस्य बन गया। भारत नाभिकीय विकास में अपनी स्वायत्तता नीति की ओर अग्रसर है तथा उसने अपने नाभिकीय हथियार भी विकसित किए हैं। भारतीय सेना चीन, रूस और संयुक्त राज्य के बाद विशालतम सेनाओं में चौथे स्थान पर है। वायुसेना ने कुछ सुसज्जित लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं। सेना और वायुसेना भारत की रक्षा के लिए एकीकृत योजना बनाती प्रतीत होती है। 1980 और 1990 के दौरान भारतीय नौसेना ने भी अपने प्रतिस्थानी के साथ साथ आधुनिकीकरण का रास्ता चुना। 1990 के दौरान भारतीय नौसेना ने भी, ठीक है, आधुनिकीकरण का रास्ता चुना। भारतीय नौसेना के पास 100 जहाज रक्षा बजट में 1971 से वृद्धि हुई है और यह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% तक पहुंच गया है। भारत के रण कौशल लक्ष्यों और रक्षा व्यय के लिए अपने आंतरिक सेवा अनुपात अपेक्षाकृत स्थायी रहे हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सैन्य बल की भूमिका भारत एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति हो और संयुक्त राष्ट्रीय परिषद में एक स्थायी सदस्य के रूप में उभर रही है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अध्यक्ष प्रभावित रक्षा नीति बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे मंत्रिमंडलीय बैठकों में रक्षा मंत्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके द्वारा रक्षा सचिव, जो आम तौर पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, की सहायता से एक सुस्पष्ट नीति प्रारूप तैयार किया जाता है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। भारतीय सेना विशाल पैमाने पर सांप्रदायिक आंदोलन अथवा प्रजातीय संघर्ष की स्थिति को छोड़कर मुश्किल से ही आंतरिक राजनीति में प्रयोग की जाती है। लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वे एक संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं जिससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होता रहा है। भारतीय राजनीति में उनकी कोई लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी कोई विशेष कोई भूमिका नहीं है। वे एक संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं। भारत में असैनिक सेवा का ब्रिटिश पूर्व युग से एक विशिष्ट स्थान है। उसके कार्यों में नीति निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन और प्रशासन में राजनीतिक कार्य करने की सहायता करना शामिल है। इस प्रकार वह नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग करती है। यद्यपि इस प्रशासनिक मशीनरी से संबंधित सुधार किए जाने बाकी है। सेना उत्तरकालीन उपनिवेशी विश्व में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है और उसका हथियारों पर नियंत्रण है और उसके पास सैन्य प्रशिक्षित कर्मी है। वे प्रभावी रक्षा नीति बनाने में औजार स्वरूप है। उपरोक्त तीनों भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
ठीक है। क्लासिक सिद्धांत का ये कहना है कि लोकतांत्रिक राजनीति में सेना की कोई भूमिका नहीं है। विश्लेषण कीजिए। राजनीति में सेना की भूमिका सामाजिक वैज्ञानिकों विशेषतः राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय, ये एक बहस का विषय है दोनों के बीच, ठीक है। अब उनके शास्त्रीय मत के अनुसार लोकतांत्रिक राजनीति में सेना की कोई भूमिका नहीं है। वे असैनिक नेतृत्व से दूरी बनाए रखते हैं। वे प्रत्यक्ष राजनीति में रुचि नहीं लेते। वे मध्ययुगीन घटनाक्रम है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यही है कि मतलब जो शास्त्रीय मत के अनुसार उनका लोकतांत्रिक राजनीति में सेना की कोई भूमिका को नहीं देखते हुए, ठीक है। वे असैनिक नेतृत्व से दूरी बनाए रखते हैं और प्रत्यक्ष राजनीति में रुचि नहीं लेते। वे मध्ययुगीन घटनाक्रम है, ठीक है। इसे आप पोस्ट करके पढ़ लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसमें भारतीय संघवाद की प्रकृति की चर्चा करें। संघवाद को अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। भारतीय संघवाद की प्रकृति, भारतीय संघवाद की क्या प्रकृति रही है, किस तरह प्रकार है वो भारतीय संघवाद, तो उसके बारे में बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने MPS 004 के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, उसमें भी कराया है, तो अभी रीड कर लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज में। चलो और मैं बता देती हूँ। संघवाद को अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं और फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। सामान्य तौर पर संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है और शक्तियों का बंटवारा इनके बीच किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाल ही में स्थानीय सरकार। पहले 2 थी, अब स्थानीय सरकार भी होगी। संघवाद के अलग अलग ढांचे होते हैं और अलग अलग प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होता है। तो भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है, ठीक है, तो उसके ढांचे अलग अलग होते हैं। वो क्षेत्रीय मांग और आवश्यकता के अनुसार होता है ये सब। जैसा हमारे देश में संघवाद का अलग ढांचा देखने को मिलता है और अमेरिका में संघवाद का अलग ढांचा देखने को मिलता है। हमारे देश में शक्तिशाली केंद्रीय सरकार है, यानी हमारे यहाँ पर केंद्र जो है वो अधिक शक्तिशाली है। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, ठीक है। केंद्र जो है अधिक शक्तिशाली है राज्य सरकार से। स्वतंत्र प्रांतीय सरकार, परंतु जो राज्य सरकार है वो भी केंद्र सरकार से स्वतंत्र है। क्षेत्रीय मांग के अनुसार उन्हें शक्तियाँ दी जाती है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, अब तो नहीं है, हटा दिया गया है, तो पहले प्राप्त था। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कम शक्तियाँ प्राप्त होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार के मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। राज्य सरकार केंद्र सरकार से स्वतंत्र और उसके अधिकारों में कोई कमी नहीं की जा सकती और अगर कोई बदलाव करना है तो दोनों सरकारें मिलकर संविधान संशोधन द्वारा करेगी, ठीक है। केंद्र सरकार मतलब शक्तिशाली जो है वो केंद्र सरकार है, परंतु वो राज्य सरकार में भी राज्य सरकार के मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर जो कुछ बदलाव करना है उसमें दोनों सरकारें मिलकर संवैधानिक संशोधन द्वारा करेगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार, ये जो 2 प्रकार की सरकारें हैं, इनके अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान में अच्छी तरीके से लिखित में है और ये एक दूसरे से अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छी तरह से इनके अधिकार क्षेत्र लिखे हैं संविधान में। संघवाद शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के बीच 2 तरीके से किया जाता है, ठीक है। संघवाद जो शासन व्यवस्था उसमें शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में क्षैतिज वितरण रूप से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। जैसे भारत में 3 सदन है, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। भारत में 3 सदन है ना, तीनों सदनों में शक्तियों का बंटवारा समान रूप से किया जाता है और राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। स्वतंत्र प्रांतीय सरकार जवाबदेह नहीं है। केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र भिन्न हैं जो संविधान में लिखित हो और उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। और यदि कोई एक सदन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है तो दूसरा उसे नियंत्रण कर लेता है। एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें शक्तियों का बंटवारा ऊर्ध्वाधर
रूप से किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास, उससे कम शक्ति राज्य सरकार के पास और सबसे कम शक्ति स्थानीय सरकार के पास होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। केंद्र के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को शक्ति दी जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को शक्ति दी जाती है, जबकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। सबके अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखित में। प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। केंद्र प्रांतों को आदेश दे सकती है। राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। संघीय सरकार के मुख्य लक्षण: शक्तियों का विभाजन। संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, या जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाल ही में अब स्थानीय सरकार। संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार को शक्तियाँ दी जाती है। भारतीय संविधान में दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र अच्छे तरीके से लिखित में हो और ये अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं। ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, संसद की सर्वोच्चता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर व लचीली दोनों पाई जाती है। समय और परिस्थितियों के अनुसार व क्षेत्रीय मांग के अनुसार कानून व अधिकार के क्षेत्र में बदलाव आसानी से किया जा सकता है। इस कारण इसका लचीला अभाव है। वहीं कठोर इसलिए है, यदि अधिकार क्षेत्र व कानून में बदलाव करना है तो अकेले केंद्र सरकार या अकेले राज्य सरकार नहीं कर सकती, बल्कि दोनों की सहमति से संसद द्वारा बदलाव किया जाएगा। लिखित संविधान। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। इसके अधिकार क्षेत्र संविधान में अच्छी तरीके से लिखित में होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। कोई विवाद हो जाता है तो फैसला कहाँ होता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।